Our topic is inheritance and variation. Chapter 3, inheritance and variation. जो न्यू सिलेबस आया है उसमें चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन सेम चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी बुक में भी है, जो कि चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5। और उसका नाम एनसीईआरटी बुक में जो दिया है वो दिया है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, तो ये चैप्टर जो 3rd है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो है इनहेरिटेंस का मीनिंग समझेंगे और उसके बाद वेरिएशन का मीनिंग समझेंगे। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस का मीनिंग ये होता है द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट, जिसको हम यहाँ पे बोलेंगे कैरेक्टर। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन is known as inheritance or inherit. So let's start now. What is inheritance? Inheritance is the transmission of trait मतलब character from generation to generation, इसका मीनिंग होता है इनहेरिटेंस और इनहेरिट। तो व्हाट इज इनहेरिटेंस? द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर और द ट्रेट फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। What is parents? जैसे कि फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ, मदर जो है वो इंटरमीडिएट हाइट की है, तो ये कैरेक्टर जो हाइट है वो चाइल्ड में पास ऑन हो गया, वो भी फादर की तरह टॉल है। मदर कलर्ड आई थी, बच्चे में भी कलर्ड आई नजर आई, तो ये कैरेक्टर पास ऑन हुए हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड, ऑफस्प्रिंग, प्रोजेनी इनको बोला जाता है। तो वैसे इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस मींस व्हाट? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट और द कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन और इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन। वेरिएशन का मीनिंग होता है डिफरेंस सीन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे कि पेरेंट्स से चाइल्ड में गया तो पेरेंट्स ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है हमें कि ये बिल्कुल अपने फादर की तरह दिख रहा है, ये बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिख रहा है या दिख रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, पास जरूर हुए हैं लेकिन वेरिएशन देखने को मिला है, डिफरेंस देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है? दे लुक अलाइक बट दे आर नॉट एक्चुअली, कुछ वेरिएशन उसमें होता है, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। तो वेरिएशन इज द difference between parents and offspring, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमके मीनिंग पता चल गया कि इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशन क्या है, और ये चैप्टर नंबर 3 है। तो इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट और द कैरेक्टर। सर्टेन कैरेक्टर होता है, जैसे कर्ली है एक कैरेक्टर्स है, स्ट्रेट है अनदर कैरेक्टर है, हाइट है, कॉम्प्लेक्शंस है, ये सब कैरेक्टर्स हैं जो ज्यादातर पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, कैरेक्टर और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, ये हो गया। और वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है? वेरिएशन इज द डिफरेंस सीन अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज। और समझाने के लिए मैंने बताया कि डिफरेंस बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग या चाइल्ड। ऑफस्प्रिंग क्या है बेटा? चाइल्ड है, इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेनी। So this is what? Progeny. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। So
तो दिस इज अबाउट द वेरिएशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन जो होगा ऑफस्प्रिंग। अच्छा, वेरिएशन की और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझना है, जैसे कि वेरिएशन जो है इट लीड्स टू इवोल्यूशन। इसका मतलब वेरिएशन आने की वजह से इवोल्यूशन आता है, और इवोल्यूशन आना बहुत जरूरी है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, क्योंकि वेरिएशन जब आएगा, देखो क्लाइमेट इज नॉट सेम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्या होता है, उसको एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वेरिएशन अगर आता है तो क्या है, सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है कि वेरिएशन आना जरूरी है, क्योंकि वेरिएशन जब आता है तो उसकी सर्वाइवल वैल्यू बढ़ जाती है और इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो इट इज अ वेरी गुड प्रोसेस, वेरिएशन हैज टू बी देयर, और वेरिएशन इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये टॉपिक जो है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक किसमें से लिया गया है, जेनेटिक्स से। और अब हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, जेनेटिक्स किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया, डिटेल साइंटिफिक स्टडी किसने की। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, दैट इज व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये कंप्लीट हो गया। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, और वेरिएशन डिफरेंसिंग अमंग द पेरेंट्स और चाइल्ड में जो डिफरेंस नजर आता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और इसके अलावा ये हमने पढ़ लिया था कि वेरिएशन आल्सो लीड्स टू इवोल्यूशन एंड इट इज पॉसिबल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा क्या होता है, इट हैज सर्वाइवल वैल्यू, उसको सर्वाइवल, एंड इट गिव्स राइज टू अ न्यू स्पीशीज, एक नए स्पीशीज इससे इजाद होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अच्छा, अब देखो जेनेटिक्स के बारे में, ये टॉपिक जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, किसमें आता है, जेनेटिक्स। तो ये जेनेटिक्स के बारे में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, the first scientific explanation regarding genetics was given by a great scientist जिसका नाम है ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल। द जेनेटिक्स के बारे में, ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन किससे लिया गया है, जेनेटिक्स टॉपिक से लिया गया है। और जेनेटिक्स क्या है, इट इज द फर्स्ट साइंटिफिक, जो जेनेटिक्स के बारे में जिसने जो सबसे पहले द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द जेनेटिक्स इज गिवन बाय ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल जो था, इतना ज़्यादा यू कैन से जीनियस था कि इसकी जो थिंकिंग थी वो मच अहेड ऑफ टाइम थी, और इसी वजह से उसको एक ऑनर मिला है जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ द जेनेटिक्स। मतलब ग्रिगोर जॉन मेंडल को क्या कहा गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब सबसे पहले मैं तुमको बता देता हूँ जेनेटिक्स क्या है, फिर उसके बाद ग्रिगोर जॉन मेंडल का कुछ बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, और उनका जो फाइंडिंग थी, जो उनके लॉज थे, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इन डिटेल बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस। तो यहाँ पे ग्रिगोर जॉन मेंडल जो कि बॉर्न हुए थे 22 जुलाई 1822 को, ये इनका जन्म तारीख है। इसका मतलब ग्रेट साइंटिस्ट ग्रिगोर जॉन मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 एंड ही इज राइटली सेड टू बी द फादर ऑफ द जेनेटिक्स। पहले हम जेनेटिक्स का मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। समझे, इसका मतलब क्या है, जेनेटिक्स क्या है, इट इज ए
branch of biology which deals with hereditary and वेरिएशन। समझे? तो हेरिडिटी इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या है? हेरिडिटरी। और दूसरा वेरिएशन तो आपको मालूम है। इन दोनों जो फादर ऑफ द जेनेटिक्स को कहा गया बिकॉज ही हैज गिवन द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the heredity and variation together they are termed as genetics। अच्छा, ग्रिगोर जोहान मेंडल के बारे में थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ। ग्रिगोर जोहान मेंडल जो थे he was born in the year 1822 22nd of July। और इनका जो रिसर्च था जो इन्होंने वर्कआउट किया, अब इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। ही बिलोंग्स टू अ पुअर फार्मर फैमिली। उनके जो फादर थे एक पुअर फार्मर थे और बाद में इन द मीन टाइम उनको जब वर्क काम मिलता था तो वो गार्डनर का भी काम करते थे। और मेंडल्स जो था वो पहले से चाहता था कि मैं अच्छा एजुकेशन पाऊँ, अच्छा मतलब साइंटिस्ट बनूँ। और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो प्रीस्ट मतलब ग्रेजुएशन करते के साथ वो प्रीस्ट भी बन गए। और ही वाज वर्किंग एज ए प्रीस्ट इन द मोनास्ट्री ऑफ बर्न। ये जगह का नाम है जहाँ पे ये काम करते थे। ग्रेजुएशन जो हो गया उसके बाद फर्दर हायर स्टडीज जो है इन्होंने मैथमेटिक्स से किया, फिजिक्स से किया और नेचुरल साइंस से किया। और इन द मीन टाइम ये क्या करते थे कि जो का बीच में अपना फादर को विजिट करते थे और विजिट करने के बाद उन्होंने देखा कि इनके फादर के जो गार्डन में है वो स्वीट पी प्लांट ग्रो हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट हुए इस फ्लावर को। और इन्होंने देखा छोटा सा प्लांट है और इन्होंने क्या किया कि उस फ्लावर के ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी। मतलब वो प्लांट जो था जिसका नाम है स्वीट पी प्लांट और जो बोटैनिकल नेम है उसका नाम है पाइसम सटाइवम। और उसी के ऊपर उन्होंने देखा कि इसके अंदर अगर मैं इस फ्लावर रेड फ्लावर को अगर व्हाइट से क्रॉस करता हूँ या इसका पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ या क्या करता हूँ मतलब डिपॉजिट कर देता हूँ तो मुझे क्या उसका ऑफस्प्रिंग मिलेगा, क्या उसकी प्रोजेनी मिलेगी। ऐसा उन्होंने 7 साल एक्सपेरिमेंट किए और फाइनली उन्होंने अपना रिसर्च वर्क इन द 1865 में पब्लिश किया और हाइब्रिडाइजेशन इन प्लांट्स के नाम से किया। जब ये रिसर्च वर्क इन्होंने पब्लिश किया तो वहाँ के वो टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जब इसके वर्क को देखा तो बोला कि ये जो चीज़ है वो कुछ नई चीज़ नहीं है क्योंकि नेचर खुद अपने आप ये करता है। इन्होंने तो सिर्फ क्या किया, पोलन ग्रेन को इस फ्लावर के एंथर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल दिया, इस फ्लावर के पोलन ग्रेन को इस फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल दिया, बस यही किया, बाकी तो नेचर ने खुद किया है। एंड हिज रिमार्केबल वर्क इज ओवरलुक्ड। उनके जो बहुत अच्छा जो वर्क था वो ओवरलुक किया गया। ही वॉज वेरी मच डिसअपॉइंटेड। और फिर उसको क्या हो गया कि एंड फाइनली ही डाइड इन द ईयर 1884 में उनका देहांत हो गया, उनका डेथ हो गई। और फिर जब बाद में अच्छा इनके वर्क में क्यों इतना ज़्यादा इनको अप्रिशिएट करता है इनके वर्क को, क्योंकि इन्होंने जो वर्क किया था वो टाइम ना माइटोसिस के बारे में कुछ मालूम था, ना मियोसिस के बारे में मालूम था, ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किसी को मालूम था। और माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो चुका था लेकिन जो ये क्या बोलते हैं यूज़ में नहीं आया था। इस वजह से इन्होंने, और फिर सबसे बड़ी इनकी फाइंडिंग सुन लो, इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और देख रहे थे कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में जा रहे हैं और उस कैरेक्टर को दैट इज समथिंग ही कॉल्ड दैट समथिंग टू बी अ दैट इज समथिंग इज देयर व्हिच इज पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, चाइल्ड में पास हो रहा है। और उसको उन्होंने बोला वो एक पार्टिकल मैटर्स है, पार्टिकल मैटर्स, और उन्होंने उसका नाम दिया फैक्टर। फैक्टर नाम दिया और फैक्टर नाम दिया और बोला कि यही हेरिडिटी यूनिट है। इसका मतलब यही पास ऑन होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जैसे इनहेरिटेंस का मीनिंग हमने पढ़ा था, द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट और द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड, पेरेंट्स टू प्रोजेनी, है ना, ऑफस्प्रिंग को तरफ। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि ये जो पास हो रहा है वो क्या है, तो उन्होंने उसका नाम दिया फैक्टर। और ये फैक्टर एक्चुअली हालांकि मालूम है क्या है, ये फैक्टर को ही टर्म को आज की तारीख में रिप्लेस किया गया विद द टर्म जीन।
इसका मतलब उन्होंने विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ही वाज नॉट नोइंग द माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं उनको मालूम था, लेकिन उन्होंने बताया कि समथिंग इज देयर व्हिच इज पास फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड एंड ही कॉल्ड दैट समथिंग टू बी अ फैक्टर। लेटर ऑन जोहानसन, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था जोहानसन, इन द ईयर 1901 उन्होंने क्या किया, फैक्टर टर्म को रिप्लेस किया बाय द अनदर टर्म नोन एज जीन्स। इसका मतलब उनका जीन्स, उन्होंने जीन्स के बारे में ही बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वो फैक्ट, ये जो जीन है वो उन्होंने वो टाइम रिसर्च किया, तो इसका मतलब हिज थिंकिंग इज मच अहेड ऑफ द टाइम, और जिसकी वजह से वो दूसरे लोग साइंटिस्ट जो है वो बिल्कुल समझ नहीं पाए। ही वॉज और ही गेट बरीड, और वो उनको दफना दिया गया एज ए हाईली रिस्पेक्टेड प्रीस्ट एंड ए टीचर बट अनरिकग्नाइज्ड एज ए साइंटिस्ट। वो रिकग्नाइज नहीं हो पाया, हालांकि कितने बड़े साइंटिस्ट थे बट अनरिकग्नाइज्ड एज ए साइंटिस्ट। इसका मतलब बहुत एक दुख की ये स्थिति है और दुख का जो एक कहानी हो गई कि भाई उनको जीते जी उनको साइंटिस्ट का खिताब नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको मिला एज ए फादर ऑफ द जेनेटिक्स। दैट्स व्हाई ही इज सेड टू बी राइटली कॉल्ड एज ए फादर ऑफ genetics। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है फादर ऑफ द जेनेटिक्स, who is called as the father of the genetics, Gregor Johann Mendel। He was born on 22nd of July 1822, और जो उनका काम था वो फाइंडिंग थी, जो उन्होंने पोस्टुलेट किए लॉज, वो 1865 में पब्लिश किए। अभी मैं उसका सबका नाम बता दूंगा, तो hope you have understood this much। Now we will proceed further। अब जो आपके न्यूज़पेपर्स में जो आया है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो था वो किसने दिया, ग्रेगोर जोहान मेंडल ने, और इसके बारे में बताया जेनेटिक्स के बारे में। और जेनेटिक्स क्या है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो ये हमें समझ में आ गया है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ही परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो किसके ऊपर किया, पी प्लांट, जिसको बोलते हैं, साइंटिफिक नेम बता रहा हूं मैं, साइंटिफिक नेम जो है पाइसम सटाइवम, साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम, ठीक है, पाइसम सटाइवम। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो किस प्लांट के ऊपर किया है, पी प्लांट, जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। और जो पाइसम सटाइवम है, he performed the experiment on garden pea plant in a very scientific manner, in a very scientific manner, बहुत साइंटिफिक मैनर के जरिए किया, साइंटिफिक मैनर एंड एक्सप्रेस पोस्टुलेट्स, और जिनको, और उसके बाद उन्होंने लॉज भी बताए जिसको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा गया। मतलब ये सब जो किया तो उसमें कुछ उन्होंने पोस्टुलेट्स किए, और पोस्टुलेट्स में उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलेंगे या लॉ ऑफ मेंडल्स, या फिर हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेंडल्स जो थे उन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम लोग स्वीट पी प्लांट भी कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम या बोटैनिकल नेम जो है वो पाइसम सटाइवम है। इट इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर, और बहुत साइंटिफिक मैनर में, ऐसा नहीं, उन्होंने अप टू डेट रिकॉर्ड रखा, जितने भी क्रॉस करवाते थे उसको डबल ट्रिपल बार करते थे जब तक उसका रेशियो सेम ना आ जाए, यूनिफॉर्मिटीज ना आ जाए, और उसके बाद वो उसको रिकॉर्ड को बराबर से क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते थे, किस तरह से आया है, ये सब चीज़ उन्होंने रिकॉर्ड, दैट वाज द रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस। तो ये चीज़ हमारे पास समझ में आ गई है ना। अभी हम लोग आगे की तरफ जो हमारे सिलेबस में और क्या क्या दिया है, द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, फिर उसके बाद मेंडल्स, तो हाँ, जो उनकी फाइंडिंग थी पोस्टुलेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमें समझ में आ गया है। अब इसके बाद हमको मालूम करना है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, देयरफॉर कॉल्ड एज द फादर ऑफ द, ही लेड द फाउंडेशन, इसका मतलब उन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ बताया जिसके वजह से उनको फादर ऑफ द जेनेटिक्स कहा गया। तो दैट वाज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, देयरफॉर कॉल्ड एज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स।
अच्छा, फिर जेनेटिक्स का मीनिंग आपको मैंने बताया, इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, और यही जो है कैरेक्टर पास ऑन होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू चाइल्ड, और उसमें डिफरेंस देखने को मिला है। नो टू इंडिविजुअल आर अलाइक, इवन द ट्विन्स आर नॉट अलाइक, उनमें कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऑफस्प्रिंग क्या है, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए ऑफस्प्रिंग। अभी हमने पढ़ा ऑफस्प्रिंग क्या है और क्लोन्स क्या है, दो चीज हमें पढ़ना है, क्योंकि ये समझने के लिए ये टर्मिनोलॉजी हम जो यूज कर रहे हैं, ऑफस्प्रिंग टर्मिनोलॉजी, क्लोन्स टर्मिनोलॉजी, तो ये क्या है मैं उसके बारे में बताता हूँ। ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग क्या है, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ the individual produced because of sexual reproduction। आप सभी को मालूम है दो टाइप के रिप्रोडक्शन है। अगर रिप्रोडक्शन गैमेट्स के जरिए होता है तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर सीड के जरिए होता है, तो सीड जो बनता है वो इज ए प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या है, द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑफस्प्रिंग। लेकिन क्लोन ऐसा नहीं है, क्लोन जो है वो इंडिविजुअल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, द इंडिविजुअल प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फिर कैसे होगा, जैसे कि प्लांट्स ले लो, प्लांट्स, एनिमल्स के लिए एग्जांपल मैं दूंगा, जैसे कि प्लांट्स ले लो, जैसे कि इसमें हो गया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। एनिमल्स में अगर हम लेंगे तो आपको मालूम है बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, या फिर उसके बाद बर्डिंग एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हो गया कि जो एनिमल्स होंगे उनमें बाइनरी फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्लोन्स। क्लोन्स में क्या होता है, दे आर जेनेटिकली सिमिलर, उनमें कोई वेरिएशन आता नहीं है। वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में नजर आता है क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो आपने देखा था लास्ट ईयर सेल साइकिल पढ़ा था, उसमें माइटोसिस एक स्टेज होता है। माइटोसिस स्टेज में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग करते हैं एंड दे एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल बिटवीन देम एंड बिकॉज ऑफ दिस द डिफरेंस आर सेम। ये क्या है, वेरिएशन आता है। तो यहाँ देखो प्लांट जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन आइदर बाय रूट और बाय स्टेम और बाय लीव्स और बाय बर्ड्स, है ना, इस तरह से होते हैं। दैट इज कॉल्ड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे के को क्या बोलेंगे, क्लोन्स। और एनिमल्स में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो बाइनरी फिजन है, फ्रेगमेंटेशन है, बर्डिंग है और कई सारे फॉर्म है, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड ऑल। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ऑफस्प्रिंग के बारे में बताया मैंने। अच्छा, ऑफस्प्रिंग जो है वो क्या दिखाई देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या दिखाई देगा, वेरिएशन। वेरिएशन इज सेम, वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको। ये हमारा कंप्लीट हुआ बेटा। कौन सा हो गया है हमारा, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके हिसाब से हमारा क्या क्या कंप्लीट हो गया है कि क्लोन्स भी कंप्लीट हो गया है। अब मेंडल्स वर द फर्स्ट टू से द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड। हाँ, अब मेंडल्स जो थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया, ही वाज द फर्स्ट टू से, आई कैन से कि ही वाज द फर्स्ट टू से कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। आज हमें मालूम है वो, लेकिन जो सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले थे वो कौन थे, ग्रिगोर जोहान मेंडल। और उन्होंने बताया कि द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अच्छा, यहाँ कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेट। तो ट्रेट इज वन ऑफ देम। तो ट्रेट क्या है बेटा, एक कैरेक्टर्स है जो कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आई कैन से मेंडल वाज फर्स्ट टू से that the characters are transmitted from one generation to another generation through particles and he called that particle to be factor। और factor को बाद में क्या नाम दिया गया, genes। मतलब ये factor टर्म को रिप्लेस किया गया by the term genes by Johanson in the year 1901। ठीक है, और ये डिस्कवरी कब हुई थी बेटा, जब माइटोसिस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मियोसिस के बारे में पता नहीं था, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था। माइक्रोस्कोप का इन्वेंट हो चुका था लेकिन माइक्रोस्कोप वाज नॉट इन यूज। दैट टाइम ही हैज गिवन द मींस वर्ड फैक्टर व्हिच इज नाउ कॉल्ड एज जीन्स।
तो his thinking is so genius and his thinking is much ahead of the time, because of that the scientists were unable to understand him. ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गया क्रोमोसोम्स। अच्छा, बायोग्राफी आपको सभी को मालूम है कि मेंडल्स जो थे कभी बॉर्न हुए थे 22 जुलाई को इन द ईयर 1822। और कहाँ पे है ये? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुए थे। और ग्रेजुएशन के बाद वो क्या बन गए? प्रीस्ट बन गए। और कहाँ पे टीच करते थे? इन द मोनेस्ट्री ऑफ बर्न। एक मोनेस्ट्री ऑफ बर्न एक जगह का नाम है जहाँ पे मोनेस्ट्री चर्च को बोलते हैं। वहाँ पे ये अक्सर मास को करवाते थे, मास हेड करवाते थे, जैसे संडे वनडे रहता है इन लोग का, तो इस तरह से वो करते थे। ठीक है, और वो फादर और इनके फादर क्या थे? एक पुअर फैमिली को बिलोंग करते थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या किया बेटा? प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो 1865 में मैं वापस बता देता हूँ थोड़ा सा। 1865 में इन्होंने मेंडल्स ने 1865 में इन्होंने अपना वर्क जो है, जो गार्डन इनका जो वर्क था ऑन गार्डन पी प्लांट, उसको पब्लिश किया। और पब्लिश करने के बाद उसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो इनका जो वर्क था हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, तो इन 1865 उनका जो वर्क था किसके ऊपर उन्होंने काम किया? ऑन द गार्डन पी प्लांट। और इन्होंने पब्लिश किया किस नाम से? एंड दैट इज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन से ईयर में? 1865 में। और फिर एक और बाद में इन्होंने 1866 में एक और जर्नल में अपना काम को पब्लिश किया जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इन्होंने 1865 में तो एक अपने वर्क को पब्लिश किया विद द न्यू नेम, क्या है? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से पब्लिश किया अपने वर्क को। और फिर वापस से इसके बाकी के वर्क को इन्होंने 1866 में एक और जर्नल में पब्लिश किया और उस जर्नल का नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इस नाम से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को पब्लिश किया। बट अनफॉर्चुनेटली हिज रिमार्केबल वर्क इज ओवरलुक्ड। समझ में आया इसका मीनिंग? कि अनफॉर्चुनेटली मतलब क्या? जैसे कि अभी हम जानते हैं कि इन्होंने अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। यू नो 7 इयर्स कंटिन्यू 7 इयर्स तक इन्होंने अपना काम किया और उसके बाद कोई अप्रिसिएशन नहीं, बल्कि ऊपर से ये कह के इनके वर्क को ओवरलुक किया गया कि भाई इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने तो सिर्फ यहाँ का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे डाल दिया है और इसका पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे डाल दिया है, बस इन्होंने ये किया और क्या किया है। तो ही इज रिमार्केबल, द पर्सन हु हैज स्पेंट फॉर एटलीस्ट 7 to 9 इयर्स इन एक्सपेरिमेंट और फिर उसको ये कॉम्प्लीमेंट्स मिलता है कि इन्होंने कुछ तो ऐसा किया नहीं, इन्होंने तो सिर्फ यहाँ का वहाँ किया है और बाकी कुछ नया तो किया नहीं है। तो ही वाज वेरी मच डिसहार्टेंड, डिसअपॉइंटमेंट, और उनको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिला और हिज रिमार्केबल वर्क इज ओवरलुक्ड। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हिज रिमार्केबल वर्क इज बीन ओवरलुक्ड। ठीक है, ये सब पब्लिश करने के बाद उनको कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिला। वर्क ऑन 1855 में ही वर्क ऑन द गार्डन पी प्लांट और जो पब्लिश किया क्या किस नाम से किया? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उसके बारे में उन्होंने डिटेल दी लेकिन किसी ने समझ नहीं पाया। फिर 1866 में वापस इन्होंने एक पब्लिश किया किस नाम से? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, और फिर भी उनको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला और अनफॉर्चुनेटली उनके वर्क को ओवरलुक किया गया। अच्छा, ये कब इनका इंतकाल हो गया? कब ये मर गए? ही
died in year 1884. He died in 1884. तो उनका जो देहांत हो गया वो कौन से ईयर में हो गया? 1884 पे उम्र भी है और बट अनरिकग्नाइज्ड एज ए साइंटिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट थे इतने बड़े लेकिन अनरिकग्नाइज्ड रहे। जीते जी तो उन्हें कोई नहीं बोल पाया कि तुम साइंटिस्ट हो, और मरने के बाद उनको ऑनर मिला। क्या ऑनर मिला? एज ए साइंटिस्ट, मतलब एक ग्रेट साइंटिस्ट। तो ये चीज़ है, काफ़ी दुखभरी कहानी थी इनकी। अच्छा, फिर इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है। फिर 1900 में, इसका मतलब 1900 में, अब ये 1866, 1865, 1884, 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, वन फ्रॉम होलैंड, जिनका नाम था, मैं अभी बता देता हूं, यूगो डी वेरिस। कहाँ के थे वो? होलैंड के। दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेन, ये कहाँ के थे? जर्मनी के। डिफरेंस देखोगे तो कितने हो रहा है? 1900 से मतलब नियर अबाउट 14 to 16 इयर्स का डिफरेंस हो रहा है। मतलब इसके बाद, मतलब 14 से 16 साल के बाद ये 3 साइंटिस्ट आए, यूगो डी वेरिस फ्रॉम होलैंड, कार्ल कोरेन फ्रॉम जर्मनी, और थर्ड जो थे शेमार्क, ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। ये जो तीनों साइंटिस्ट आए कौन से ईयर में? 1900 में आए। यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेन और जो टेशमार्क थे, ये 3 साइंटिस्ट जो थे, कार्ल कोरेन जर्मनी के था, एरिक ये ई से आएगा, एरिक शेमार्क जो है ऑस्ट्रेलिया के थे। ये तीनों साइंटिस्ट ने इनके वर्क को, किसके वर्क को? मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया और फिर वापस से इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट की। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या, इनका देहांत तो कभी हो गया था? 1884 में उनका इंतकाल हो गया था। किसका इंतकाल हो गया था? या इनका मेंडल्स का। फिर उसके कई साल बाद 14 to 16 इयर्स के बाद 3 साइंटिस्ट आए 1900 में। कौन आया? यूगो डी वेरिस। कहाँ के थे वो? होलैंड के थे। और जो कार्ल कोरेन जो था, या कार्ल कोरेन कहाँ के थे? वो थे जर्मनी के। और ये कार्ल कोरेन को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये के से आता है कार्ल कोरेन। और जो एरिक ये शेमार्क थे, वो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया थे। इन्होंने इसी के वर्क को, मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर के बाद उसके ऊपर स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद जो कार्ल कोरेन थे, ये कार्ल कोरेन, इन्होंने उनके नाम को, किसके? मेंडल्स के वर्क को वापस से रिपब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ न्यू नेम, जिसका नाम था द फ्लोरा। मतलब ये समझ चुके थे। क्यों समझ चुके थे मैं बताता हूँ इसका रीजन। ये तीनों क्यों समझे, बाकी के क्यों नहीं समझे, बताता हूँ। क्योंकि वो टाइम माइटोसिस, मियोसिस और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया था। मतलब अब माइटोसिस के बारे में भी पता चल गया था, मियोसिस के बारे में भी पता चल गया था, और किसके बारे में पता चल गया था? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में। और माइक्रोस्कोप व्हाट वाज इन यूज। तो जब हम उनको ये सब डिस्कवरी की तो उनको पता चल गया कि हाँ ऐसा है। तो ये यूगो डी वेरिस, कार्ल कोरेन एंड टेशमार्क जो 1900 में इन होलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उन लोगों ने रीडिस्कवर किया किसके वर्क को? मेंडल्स के वर्क को। और फिर उन्होंने 1901 में, जो कार्ल कोरेन था उसने 1901 में मेंडल्स के जो वर्क था वापस से एक नए नाम के जरिए रीपब्लिश किया, और क्या नाम रखा? द फ्लोरा। पहले क्या नाम था? एक्सपेरिमेंटल प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी, ये सब था। लेकिन बाद में क्या किया गया? उसका नया नाम दिया द फ्लोरा। अब पब्लिक ने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। अच्छा, अभी मैं इसके बाद टॉपिक जो है मैं एक और पढ़ाऊंगा कि मेंडल्स क्यों सक्सेस मिला, व्हाई द मेंडल सक्सीड एंड अदर फील्ड, और बाकी लोगों को सक्सेस क्यों मैं बताऊं। ये 3 साइंटिस्ट जो थे इन्होंने रिसर्च जरूर किया, और रिसर्च के बाद उन लोगों को मालूम पड़ा कि मेंडल्स कितना ग्रेट साइंटिस्ट था। क्योंकि इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया ना, तो उन्होंने गार्डन पी प्लांट के ऊपर भी किया, फिर उसके बाद 4 o'clock प्लांट, जिसको हम मिराबिलिस जिला का साइंटिफिक नेम देते हैं, और प्लांट है जैसे स्नैपड्रैगन है, एनिमल्स के बारे में कैटल्स में स्टडी किया। लेकिन हमेशा उनको जो रिजल्ट मिला ना, वो वेरी होने लगा। किसका? इनका। लेकिन मेंडल
मेंडल्स का रिजल्ट वेरी नहीं होता था, तो उन लोग को ये बहुत ताज्जुब वाली, बहुत सरप्राइज हो गया, बहुत ताज्जुब वाली बात लगी कि हमारा रिजल्ट वेरी क्यों होने लगा है। हर उसमें वेरी होता है, किसी में 3:1, किसी में 1:2:1, किसी में 9:3:3:1, किसी में 1:2:2:4, इस तरह से मिलने लगा। और मेंडल्स का हमेशा जो रिजल्ट था वो एक यूनिफॉर्मिटीज था। तो उसके बाद वो उसका भी रीजन है, उन लोगों ने एक नया टॉपिक दिया है आपके न्यू सिलेबस में कि रीजन फॉर द मेंडल सक्सेस, कि मेंडल्स को सक्सेस क्यों मिला, और हम अभी वो उसको डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमें समझ में आ गया कि ह्यूगो डिवेरिस कौन थे, कार्ल सोरेन कौन थे और बिस्मार्क कौन थे। ठीक है, तो अभी इन्होंने तो समझ में आया। तो बेस्ड ऑन मेंडल्स वर्क्स, सोरेन पोस्टुलेटेड तो ह्यूगो डिवेरिस पब्लिश हिज वर्क इन 1901। किसने? 1901। तो थोड़ा सा मिस्टेक मैं करेक्शन कर रहा हूँ, कार्ल सोरेन ने नहीं, ह्यूगो डिवेरिस ने किया था ये, और कार्ल सोरेन ने भी किया था, लेकिन कार्ल सोरेन ने जो किया था वो पोस्टुलेट किया था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल्स के कंक्लूजन, जो मेंडल्स का सब स्टडी किया और कंक्लूजन किया, तो पता चला कि वी कैन पोस्टुलेट 3 लॉज और दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। तो यहाँ पे ह्यूगो डिवेरिस ने 1901 में फ्लोरा नाम करके उनके वर्क को रिपब्लिश किया। ठीक है, याद रहेगा। नॉट द कार्ल सोरेन, थोड़ा मिस्टेक हो गई। कार्ल सोरेन जो थे इन्होंने दूसरा काम किया, उन्होंने पोस्टुलेट किया लॉज को। ठीक है, तो अभी कार्ल सोरेन ने क्या किया, जरा देखो। कार्ल सोरेन ने इन्होंने क्या किया, ही postulates 3 लॉज। मेंडल्स का वो जो मेंडल्स का लॉ था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स का लॉ क्या नाम क्या था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और ये मेंडल्स की लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कार्ल सोरेन ने पोस्टुलेट किया बाय 3 लॉ, और वो 3 कौन से लॉ हैं अभी हम वो देखने जा रहे हैं। तो जरा देख लेते हैं उसको।